ओके बेटा, तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मोल, नंबर ऑफ मोल्स एंड द मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, किसी भी एटम की अपन डिस्कस करें तो एटम का साइज बहुत छोटा होता है। और पहले अपन लेक्चर्स में अपन पढ़ चुके हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी केमिस्ट्री में या केमिकल साइंस में किसी भी मॉलिक्यूल्स या केमिकल सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है उसको अपन मोल में डिफाइन करते हैं, उसको अपन मोल में मापते हैं, राइट। तो मोल क्या होता है बेटा कि जनरली अपन इस बात को समझ सकते हैं कि एक छोटा एटम होता है या एक बहुत छोटी क्वांटिटी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, तो उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इनको जनरली अपन डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले टुडे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वन मोल। व्हाट इज वन मोल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस? What is one mole amount of the substance? तो अपन ये कह सकते हैं कि one mole is the amount of substance that contains as many entities or particles which is just equal to exactly in the same amount of C12 atoms, C12 isotope atoms. Okay? तो जनरली अपन कह सकते हैं कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने कार्बन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन पार्टिकल्स की संख्या को लगभग अपन वन मोल मानते हैं, राइट। तो जनरली अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन as many that contains as many entities or particles equal to exactly same in 12 gram of C12 आइसोटोप। ओके, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के प्रेजेंट होंगे उन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ही अपन वन मोल डिफाइन करेंगे। ओके, तो किसी भी सब्सटेंस की वन मोल को डिफाइन करने के लिए अपन C12 आइसोटोप को एक बेस मान लेते हैं। ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं और अपन ने ये भी स्टडी किया है कि कार्बन 12 आइसोटोप का जो मोलर मास होता है, मोलर मास मतलब वन मोल का मास, वी नो दैट द मोलर मास ऑफ कार्बन is 12 ग्राम पर मोल। ओके, यानी कि कार्बन का जो मोलर मास होता है वो 12 ग्राम होता है, यानी वन मोल का जो मास है वो 12 ग्राम है। तो बाय दिस कॉन्सेप्ट नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनटू द 12 ग्राम। ओके, नाउ बाय स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोस्कोपी, बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, it was observed that the mass of a C12 carbon atom is found to be equal 1.99248 into 10 to power minus 23 ग्राम। ओके, ये सारा मैंने लिखा है। अब इसके बेस पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि वन मोल में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, लास्ट लेक्चर में अपन ये पढ़ चुके थे कि प्रेजेंट में इन टूडेज केमिस्ट्री टू डिफाइन द एटॉमिक मास और मोलर मास एक्यूरेटली
of the compound or species, a very developed technique, very sophisticated technique, mass spectroscopy used, and by the application of mass spectroscopy we found the atomic mass of carbon is 12 gram per mole. It means it is molar mass. But the mass of one carbon atom, the mass of one carbon atom by mass spectroscopy is found to be equal 1.99246 into 10 to power minus 23 gram. Okay, so the number of hence, so what will be the number of moles, what will be the number of carbon atoms present in 1 mole? Then we can calculate it by the above observation that we have obtained. 12 gram, okay, 12 gram and per mole upon 1.99246 into 10 to power minus 23. जब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास में एक वैल्यू आती है क्या, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23. हो गया बेटा. जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास में ये वैल्यू आती है और ये 1 एटम का मास हुआ, तो मास ऑफ 1 एटम. ठीक है, इट मीन्स द ग्राम फॉर 12C एटम. ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो इसका मतलब इतने एटम्स अपने पास में होंगे. एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि द 1 मोल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज दैट अमाउंट which is just equal to the number of particles or entities which are found into the C12 isotope of carbon atoms in 12 gram. Okay, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज हैं, उसी को अपन 1 मोल कहेंगे. और 1 मोल की जो वैल्यू होती है अपन निकाल सकते हैं 6.023 इंटू 10 टू पावर 3. ओके, तो इस नंबर को 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, इसी को अपन 1 मोल कहेंगे. ये अपन ने कैसे पता किया कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हमने ये डिफाइन किया कि कार्बन एटम के, कार्बन 12 आइसोटोप के 1 एटम का जो मास होता है वो इतना होता है 1.99 एंड दिस. और 1 मोल का जो टोटल मास होता है वो 12 ग्राम होता है. तो 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो अपन ने यहाँ से कैलकुलेट किया और अपने पास में ये वैल्यू आई, तो दिस इज 1 मोल. ओके, तो एवोगैड्रो ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ये जो नंबर अपन ऑब्टेन कर रहे हैं, ये जो नंबर अपन ऑब्टेन कर रहे हैं ये एवोगैड्रो नंबर होती है. तो एवोगैड्रो नंबर Na इक्वल टू द 6.023 इंटू 10 टू पावर 23. तो एवोगैड्रो नंबर, दिस इज नोन एज एवोगैड्रोज नंबर, विच इज just equal to 6.023 into 10 to power 23. यूनिटलेस होती है ये. एंड दिस इज 1 मोल. 1 मोल. तो अपने पास में एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इतने सारे पार्टिकल होंगे. अब अपन इसको ऐसे समझ ले सकते हैं, मैं कह हूं कि 1 मोल ऑफ O2 मोलिक्यूल्स, मैं ये कहूं कि 1 मोल्स ऑफ NaCl पार्टिकल्स, मैं ये कहूं कि 1 मोल ऑफ H2O मोलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ H2O मोलिक्यूल्स. देखिए, एंटिटीज और पार्टिकल्स वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं, वो मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, राइट. तो 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ O2 molecules will be equal to the 6.023 into 10 to power 23 of O2 molecules. इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल O2 molecules में अपने पास में
इतनी संख्या में O2 के मॉलिक्यूल होंगे। 1 मोल ऑफ NaCl पार्टिकल्स, इसका मतलब 6.023 इंटू 10 to power 23 of NaCl constituent particles. Okay, and this one is यानी 6.023 इंटू 10 to power 23 of H2O molecules. H2O molecules. ठीक है बेटा, तो दिस इज मोल कॉन्सेप्ट. This is the number of moles. How can we define the number of moles? We have already discussed that in today's chemistry, C12 isotope is just considered as a base to solve such type of problems related on mole concept. एक बार आप इसको कॉपी करिए ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूं. Now we will discuss about the molar mass. What is molar mass? What is molar mass? Mole, clear. Molar mass. The mass of 1 mole of compound in gram per mole. The mass of 1 mole of compound, 1 mole of compound, 1 mole of particles, 1 mole of molecules, जो कुछ भी आप मानो. The mass of 1 mole of compound in gram per mole is called its molar mass. Its molar mass. Okay, and the unit of molar mass is always in gram per mole. Now we discuss that 1 mole of H2O, 1 mole of CO2, 1 mole of KCl, potassium chloride, and 1 mole of NaCl. 1 mole of NaCl. Then what will be the molar mass of 1 mole? 1 mole का जो मास होगा वो molar mass we can calculate it by, we know that the total number of hydrogen atom into the 1 mole of H2O molecule 2. So 2 into the atomic mass of hydrogen atom 1.008 plus 16 gram. Now what will be the molar mass? This is कैलकुलेट करें अपन इसको तो ये 18 पॉइंट समथिंग होगा, ये 18.06 या समथिंग ग्राम पर मोल. एंड दिस द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम 12 प्लस 2 into 16, it will be 14 gram per mole. 14 gram per mole. And the atomic mass of potassium 39 gram plus अपन कैलकुलेट करें इसको, एंड क्लोरीन विल बी 35.5. तो नाउ द मोलर मास ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड विल बी, कैलकुलेट करेंगे इसको 74.5 ग्राम पर मोल. लाइक दिस द मोलर मास ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl. तो कैलकुलेट करें 23 प्लस 35.5, इट मीन्स द 58.5 ग्राम पर मोल. अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करूं कि 1 मोल सोडियम पार्टिकल्स, तो 1 मोल सोडियम पार्टिकल्स यानी 1 मोल सोडियम आयंस will be equal to the 6.023 into 10 to power 23 number of Na plus ion, plus 1 mole of chloride ion will be equal to the number of 6.023 into 10 to power 23 of chloride ions, right? तो दिस इज मोलर मास. तो डेफिनेट इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
एक मोल का जो मास होगा ग्राम पर मोल में, उसको अपन मोलर मास से डिफाइन कर सकते हैं। एक मोल का जो मास होगा उसको अपन मोलर मास में डिफाइन करेंगे। तो दीज आर द सम मोलर मास वैल्यूज ऑफ selected compounds or the molecules. Now the next point is, percentage composition, and the importance is, what is the percentage composition? Percentage composition. देखिए किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है बेटा? किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं और उन एलिमेंट्स के एक से ज़्यादा एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उस टोटल मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड के उस मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट का कितना पार्ट है, उस एलिमेंट का कितना परसेंटेज है, उसी को अपन परसेंटेज कंपोजिशन डिफाइन करते हैं। ओके तो जैसे मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल्स को अपन कंसीडर करें, CO2 मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करें, तो H2 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं और 2 टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हुए, ऑक्सीजन का 1 एटम हुआ। ओके तो टोटल अपने पास में उसका पहले तो अपन मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे 18। अब 18 में से उसका मास कितना है, हाइड्रोजन एटम का या हाइड्रोजन एलिमेंट का मास कितना है, उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? एक जनरली अपन एक फॉर्मूला समझते हैं पहले। तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू mass of the element, mass of the element in compound upon the molar mass of the compound into 100। ओके तो उस गिवन कंपाउंड में उस एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है, उस एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या है, उसी को अपन परसेंटेज कंपोजिशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं H2O। फिर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, सॉरी, द मोलर मास ऑफ दिस H2O, मोलर मास विल बी मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू, मैं नियर अबाउट इसको 1 मान रहा हूं, 1.008 नहीं मान करके मैं इसको 1 मान रहा हूं, 2.1 प्लस 16 इक्वल टू 18। ओके इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। एंड द टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी क्या होगा? देखिए परसेंटेज ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। टोटल मास, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ बेटा यहाँ पर? टोटल मास तो 2 हुआ नहीं, तो इसको अपन कितना कर सकते हैं? इक्वल टू 2 अपॉन 18 इंटू 100। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में जो वैल्यू जाएगी, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ये 200 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू 11.11%, नियर अबाउट 11.11%। ओके एक बार इसको कॉपी करो आप।
तो दिस इज percentage composition of hydrogen into the H2 molecule. Now the percentage composition of oxygen, इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से, and percentage composition of oxygen, what will be the percentage composition by mass of oxygen will be, ऑक्सीजन का 1 एटम तो मास 16/18 इंटू 100। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी 600 डिवाइडेड बाय 18, दिस इज 88.88 88.88%, 88.88%, ठीक है, 88.88%। अब इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे कि 88.88 और इसको आप दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास नियर अबाउट वो वैल्यूज आ जाएगी 100%। तो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले हूँ एथिल एल्कोहल का, एंड एथिल एल्कोहल में आपको कैलकुलेट करना है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास कंपोजिशन क्या होगा। एथिल एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास कंपोजिशन क्या होगा। देखिए सेकंड एग्जाम्पल एथेनॉल CH3CH2OH, मोलर मास इसका होगा कितना C2C, इसका मतलब 2 × 12। देखिए इन कैलकुलेशंस को 12.01 नहीं मान करके मैं 12 मान लेता हूं, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। प्लस हाइड्रोजन 3 2 1 तो 6, ये कार्बन कितना हुआ 22 हुआ, एंड 3 2 5 एंड 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन 1 × 16, नाउ 24 प्लस 6 प्लस 1 6, इसका मतलब ये 46 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ एल्कोहल इज 46 ग्राम पर मोल। अब द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, percentage composition of carbon by mass, percentage composition of carbon will be, देखिए टोटल मास ऑफ कार्बन कितना है 24 अपॉन टोटल मोलर मास 46 × 100, ये परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। सेकेंड वन इज percentage composition of hydrogen, what will be equal to total mass of hydrogen 3 2 5 and 6, this is 6 and 6/46 × 100, and the percentage composition of oxygen will be equal to the 16/46 × 100, राइट। नाउ आप समझ गए होंगे कि ये परसेंटेज कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो परसेंटेज कंपोजिशन एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर जो एक एलिमेंट का बाई मास परसेंटेज कंपोजिशन है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं कि उस गिवन कंपाउंड में मास के हिसाब से उस एलिमेंट का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन क्या है। ओके, तो दिस इज मास परसेंटेज कंपोजिशन। नाउ इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं, कैलकुलेट, नोट करिए इक्वेशन, calculate the mass percentage of carbon,
hydrogen and oxygen in glucose. Calculate the mass percentage of carbon, hydrogen and oxygen in glucose. ठीक है. Now next topic is the empirical formula. Now we will discuss about the empirical formula and molecular formula. Empirical formula. देखिए, सबसे पहले एक तो होता है मोलिकुलर फॉर्मूला और एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला. दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों में सिमिलरिटीज क्या होती है? देखिए, दोनों में सिमिलरिटीज तो ये होती है कि जितने टाइप के एलिमेंट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला में हैं उतने ही टाइप के एलिमेंट्स मोलिकुलर फॉर्मूला में होंगे. ओके, बट molecular formula tells us about the exact number of different types of atoms present into the compound, but the empirical formula tells us about the simple whole ratio number of atoms present into the molecule. समझ गए मेरी बात को कि मोलिकुलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड के मोलिक्यूल का मोलिकुलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जिसमें उन एलिमेंट्स के सभी प्रकार के एटम्स की संख्या को डिफाइन करता है, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में उन एटम्स की पूरी संख्या को नहीं बता करके अपने को सिर्फ एक सिंपल रेशो बताता है. देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ग्लूकोज C6H12O6. दिस इज ग्लूकोज. और इस फॉर्मूला से अपन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ग्लूकोज के फॉर्मूले कार्बन एटम्स, जो कार्बन एलिमेंट है उसके एटम्स की नंबर 6 है, हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स की नंबर 12 है एंड ऑक्सीजन एटम की नंबर 6 है. तो ये टोटल नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है, रियल नंबर है. तो इसी को अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज कहेंगे. बट एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज मोलिकुलर फॉर्मूला. बट एम्पेरिकल फॉर्मूला देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल. अब इनका ये 6 है, ये 12 है एंड इसके कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की 12, ऑक्सीजन की 6. तो इनका सिंपल रेशो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6. ये 1, ये 2 एंड दिस इज 1. तो इसके जो एम्पेरिकल फॉर्मूला में कार्बन की नंबर कितनी होगी? C. हाइड्रोजन की नंबर कितनी होगी? H2. और ऑक्सीजन की नंबर कितनी होगी? O. तो दिस इज CH2O will be the empirical formula of glucose. Will be the empirical formula of glucose. एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. अब आपको क्लियर हो गया कि मोलिकुलर फॉर्मूला में किसी भी कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूला में उस एटम्स की एग्जैक्ट नंबर को शो किया जाता है, जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला में उसके एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं किया जाता, बल्कि सिंपल रेशो में जो नंबर होती है उसी को शो किया जाता है. तो आप डेफिनेशन लिखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला की. एन एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो. यस, एन एम्पेरिकल फॉर्मूला अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एन एम्पेरिकल फॉर्मूला empirical formula represents the simple whole number ratio of various atoms present in
molecule, but the molecular formula represents the exact number of various atoms presents in the molecule of a compound. ओके, क्लियर पॉइंट कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है उसमें उस एलिमेंट के एटम्स की संख्या को एक सिंपल होल नंबर से शो किया जाता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने भी टाइप के एटम्स प्रेजेंट है उनके एग्जैक्ट नंबर को शो किया जाता है। राइट नाउ इसके बेस पे मेरे पास में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे ताकि फिर आपको एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक क्वेश्चन बेटा मेरे पास में इस टाइप से है, इसको डेफिनेशन आप लिख लीजिए। एक कंपाउंड क्वेश्चन है मेरे पास में, एक कंपाउंड contains 4.07% हाइड्रोजन। एक कंपाउंड में इतना परसेंटेज हाइड्रोजन है एंड 24.27% कार्बन, और उसका कंपाउंड में इतना परसेंटेज कार्बन है एंड 71.65% क्लोरीन, और उस कंपाउंड में इतना क्लोरीन है। इट्स मोलर मास, और इसका मोलर मास है 98.96 ग्राम पर मोल। एंड व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो अपने को इसका एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। अपने को इसका एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो देखिए अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, कई स्टेप्स होता है इसके। सबसे पहले है कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है, तो अपने को ये पता लग गया कि उस कंपाउंड के एम्पेरिकल फॉर्मूला में HC और Cl होगा, HC एंड Cl होगा। तो फर्स्ट स्टेप इसको सोल्व करने का क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इंक्लूड्स द कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज इनटू द ग्राम। ओके, क्योंकि ये परसेंटेज में है, इसको देखिए आप कैलकुलेट करिए 71 एंड दिस विल बी, ये 100% हुआ, तो मैं इसको ग्राम में मान सकता हूँ। देखो 4.07, 24.27 एंड 71.65%, यानी 6527 जो कुछ भी है, तो अपन इसको 100 मान सकते हैं। ये 100% है तो मैं 100 ग्राम मान लूंगा। वो ग्राम क्यों मानेंगे अपन? कि किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है उसको अपन ग्राम में शो कर सकते हैं, ग्राम में या ग्राम पर मोल में शो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज द कन्वर्जन ऑफ mass percentage. First step is the conversion of mass percentage into ग्राम। ओके, तो हाइड्रोजन कितना ग्राम होगा? 4.07, मैं परसेंटेज नहीं लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा ग्राम। कार्बन कितना ग्राम होगा? 24.27 ग्राम।
एंड क्लोरीन कितना ग्राम होगा, क्लोरीन विल बी 71.65 ग्राम। तो फर्स्ट स्टेप इंक्लूड्स द conversion of mass percentage into the gram. Now second step, ओके, ये कैमरे की सेटिंग देख लेना। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा, द कन्वर्जन ऑफ ग्राम्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स, द कन्वर्जन ऑफ ग्राम्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स, द कन्वर्जन ऑफ ग्राम्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, तो पहला होगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट विल बी द टोटल मास इनटू ग्राम अपॉन द मोलर मास, अपॉन द मोलर मास, राइट। देखिए इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये है 4.07 डिवाइडेड बाय 1.008 इक्वल टू 4.037, यानी 4.04 मान रहा हूँ, 4.04 ऑलमोस्ट। फिर मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन का टोटल कितना हुआ, कितना ग्राम, 24.27 अपॉन 12.01, ये लगभग आएगा 2.02 मान लेते हैं अपन इसको, 2.02। एंड मोल्स ऑफ क्लोरीन, मोल्स ऑफ क्लोरीन विल बी 71.65 अपॉन एंड कितना होता है इसका मोलर मास, 35.5, तो ये भी नियर अबाउट होगा 2.02। तो मेरे पास में एक सिंपल नंबर ऑफ मोल्स मैंने कैलकुलेट कर लिया। सिंपल नंबर ऑफ मोल्स कितनी आई, सिंपल नंबर ऑफ मोल्स अपने पास में आई है, देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन के कितने हैं, 4.04, ये मैं थर्ड स्टेप की बात कर रहा हूं। एंड कार्बन का कितना हुआ, 2.02, और क्लोरीन का कितना हुआ, 2.02। अब इसको सिंपल रेशियो में अपन कन्वर्ट करें, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, दिस इज 2:1:1। अगर सिंपल रेशियो में अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं तो अपने पास आएंगे नंबर ऑफ मोल्स 211। देन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी CH2, तो CH2Cl। The empirical formula of the compound that is obtained will be CH2Cl, right? And the fourth step to calculate the molecular mass, अपन इसका मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्थ स्टेप में अपन क्या करेंगे बेटा, द मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी सी, कितना होगा सी का 12, हाइड्रोजन का 2 और Cl का 35.5, ये नियर अबाउट होगा। तो ये अपन इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा, 40, ये हो जाएगा नहीं 49.5 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। फिफ्थ स्टेप अपन क्या सोल्व करेंगे, फिफ्थ स्टेप में जो टोटल मास है अपन n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, n इस यानी कि मल्टीप्लिसिटी,
वो कैसे है कि उस गिवन कंपाउंड में कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन के कितने होंगे और क्लोरीन के कैसे होंगे, ये कैसे पता लगाएंगे अपन, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एन कैसे निकलेंगे, तो टोटल मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल अपॉन एम्पेरिकल मास, द मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, मास ऑफ एम्पेरिकल, टोटल मोलर मास जो क्वेश्चन में गिवन है 98.96 एंड द टोटल मोलर मास कितना है 49.5। यदि मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास में n की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 2। n की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी 2, ये आपने कॉपी कर लिया। अब मैं इस क्वेश्चन का जो लास्ट स्टेप है मॉलिक्यूलर मास वो लिख रहा हूं। देखिए n की वैल्यू अपने पास में 2 आई, तो अपन क्या करेंगे, ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू 2 into नंबर ऑफ एटम्स इन एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा बेटा 2 into CH2Cl एंड C2H4Cl2, दिस वन विल बी, यानी कि अपन इसको कैसे लिख सकते हैं CH2CH2Cl 1 2 यानी C2H4Cl2 1 2 डाइक्लोरोएथेन। तो आपको जो कंपाउंड गिवन है वो 1 2 डाइक्लोरोएथेन है। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको जो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स गिवन है उसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। सेकेंड स्टेप में आपको जो ग्राम में अमाउंट है एलिमेंट की उसको आपको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो गिवन मास अपॉन द मोलर मास, राइट। थर्ड स्टेप में क्या करना है बेटा, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है कि जो आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उनको सबसे पहले आप सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो और जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं उस हिसाब से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करो। फोर्थ में आप मॉलिक्यूलर मास या एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला का टोटल मास निकालो और फिर उसको आप यानी मॉलिक्यूलर मास है उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला के मास से डिवाइड करो, आपके पास में n आएगा। n आपको मल्टीप्लिसिटी शो कर रहा है, जो आपके एम्पेरिकल फॉर्मूले में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन इतना पढ़ेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करना एनसीईआरटी बुक से, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मेरे पास में मैसेज करना या मेल करना या कमेंट करना। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।